हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएससी का क्वेश्चन बैंक। राजस्थान बोर्ड वाले जो बच्चे इस साल 12th में दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक आरबीएससी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एक क्वेश्चन बैंक कंप्लीट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा आपको कि आरबीएससी के बोर्ड के पैटर्न में इस बार क्या पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। तो आप ये क्वेश्चंस करके जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी उन एग्जाम्स को फाइट करने के लिए, राजस्थान बोर्ड 12th का। ठीक है, तो फिजिक्स में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको पता है पैटर्न के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, मगर इस बैंक में आपको 100 क्वेश्चन दे रखे हैं। आप 100 की प्रिपेयर करो, 10 अपने आप हो जाएंगे। सारे वीडियोस देखेंगे, पहला वीडियो आज है, सारे वीडियो देखेंगे, सब वीडियो में हम देखेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, तो हमारे आरबीएससी बोर्ड के पेपर को अच्छे सॉल्व करने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस पेपर मानकर बोर्ड, राजस्थान बोर्ड द्वारा ऑफिशियली अनाउंस पेपर को हम स्टार्ट करते हैं आज से। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड देन द फोर्स विल बी। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। और बच्चे इनिशियली जो है, बच्चों ने राजस्थान बोर्ड के, आपने देखो बच्चे जो हैं उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए, पहली बार पैटर्न चेंज हुआ। अगर बच्चे लास्ट 10 ईयर्स का बोर्ड पेपर सॉल्व करते हैं तो उनको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये पैटर्न बिल्कुल नया है, पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे राजस्थान बोर्ड में इस साल के लिए। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, क्वेश्चन आपको मिलता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। उसके बाद ये 4 ऑप्शन है, आपके लिमिटेड 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। आप देखो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। ये हमने लिख दिया फोर्स बिटवीन चार्जेस इनिशियली फोर्स F है। अब आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन, तो नया फोर्स निकालना है F डैश, कांस्टेंट K रहेगा, चार्जेस में कोई चेंज नहीं किया है इसलिए चार्जेस भी सेम रहेंगे, बट डिस्टेंस यहाँ पे आएगी R डैश का स्क्वायर। और नई डिस्टेंस कितनी है, देखो डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड, तो R डैश का स्क्वायर होता है यहाँ पर, नई डिस्टेंस का स्क्वायर। और R डैश की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे कितनी कर दी है, ट्रिपल कर दी है, मतलब 3R। तो 3R का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो आएगा K Q1 Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और ये R स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह F रख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये रहा, फर्स्ट इक्वेशन से इसकी जगह हम F रख देंगे तो हमारे पास फोर्स मिलेगा F अपॉन 9 एक्स्ट्रा है, तो नया फोर्स होगा F अपॉन 9। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 3rd। ठीक है, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, If a glass plate kept between two charges, then electric force between them, 2 चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू पर ग्लास प्लेट रखने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपसे पूछा है। मैक्सिमम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखते हैं। ग्लास प्लेट रखने से, ग्लास की प्लेट रखेंगे तो फोर्स के फॉर्मूले में K यूज़ करते हो आप। K होता है कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट ये बात करते हैं एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, ठीक है ना, वैक्यूम या एयर के लिए हम ये वैल्यू लेते हैं। बट हमने जब ग्लास प्लेट ले लिया, ग्लास प्लेट, तो ग्लास के लिए अब हमारा जो कांस्टेंट होगा, कूलम्स कांस्टेंट, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ ग्लास। और एप्सिलॉन ऑफ ग्लास हम लिखेंगे अगर, तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं इसको K डैश लिख देता हूँ। हम जो नई चीज़ जो चेंज करके लिखते हैं, नया कुछ ला रहे हैं, चेंज कर दिया, तो उसको हम डैश से लिखेंगे आफ्टर चेंज, और चेंज से पहले इनिशियली बिना डैश लिखेंगे। तो व्हाट इज़ द फोर्स इनिशियली, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है, ये है आपका फोर्स इनिशियली। व्हेन चार्जेस आपके हैं प्लेस हैं तो शुरू में ये फोर्स लगेगा, मतलब चार्जेस के बीच में एयर थी। अगर ग्लास प्लेट हम डाल देंगे तो K का K डैश हो जाएगा, और K डैश की वैल्यू हम देखें तो ये आएगी K अपॉन एप्सिलॉन R।
के डैश की वैल्यू क्या होती है, के अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आप देख रहे हो के अपॉन एप्सिलॉन आर, इसका मतलब, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको पता है एक से बड़ी है ग्लास के लिए, राइट। ग्लास के लिए होती है बिटवीन 3 to 4, अलग अलग ग्लासेस के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। अब आप ध्यान से देखो कि जो ग्लास के आने के बाद जो कांस्टेंट था वो क्या हुआ, वो हो गया के अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब एयर वाले कांस्टेंट से कम हो गया, तो के डैश डिक्रीजेस। अब आपको पता है फोर्स जो होगा एफ डैश का फॉर्मूला होगा के डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको पता है के डैश डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो एफ डैश इज लेस देन एफ, हम कह सकते हैं एफ डैश इज लेस देन एफ, तो फोर्स क्या होगा, लेस हो जाएगा। ये पहला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर चेंज हो जाता है, मीडियम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट चेंज होता है और कांस्टेंट पे डिपेंड करता है फोर्स। तो कांस्टेंट डिक्रीज हुआ, फोर्स भी डिक्रीज हो गया। अच्छा, फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हुआ वो भी हम लिख सकते हैं कि ग्लास प्लेट रखने के बाद फोर्स हो जाएगा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। फोर्स हो गया एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्लास का होगा, जितना रिलेटिव परमिटिविटी कहो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो जो ग्लास का होगा, वो यहाँ पे पुट करोगे तो नया फोर्स एफ बाय, सपोज करें ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो नया फोर्स हो जाएगा एफ बाई 4, एयर का 1/4 टाइम्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन ग्लास के लिए, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिमूव सो दैट चार्ज ऑन इट। चार्ज क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे बॉडी पर चार्ज क्या आ जाए, ये चार्ज आ जाए। तो ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था फर्स्ट चैप्टर का, Q इक्वल्स टू एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इंटीजर में होते हैं, तो एन इक्वल्स टू होगा Q अपॉन ई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला था चैप्टर का 12th का पहला फॉर्मूला। तो इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो हमें कितना चार्ज अवेलेबल दिख रहा है, चार्ज जो आया बॉडी पर वो आया 5 × 10⁻⁻19, और ई होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो मिनिमम चार्ज होता है, तो ये आ गया 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 से 19 कैंसिल हुआ, ये आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 5 अपॉन या 50/16 कह दूँ, ठीक है, 15/16 तो 16 × 3 अप्रॉक्सीमेटली। आपको पता है इंटीजर लिखना है मुझे, वैसे तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर में होते हैं, तो ये आएगा 16 × 3, तो 16 50/16 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कहेंगे 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट अगर नंबर बढ़ेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पे चार्ज आता है 6.4 × 10⁻⁻19, बट चार्ज कितना है 5, राइट। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, 2 की वजह से होगा 3.2 × 10⁻⁻19, 3 की वजह से होगा 4.8 × 10⁻⁻19, और 4 की वजह से होगा 6.4। बट यहाँ पे 5 दे दिया जिसको अप्रॉक्स 4.8 कह सकते हैं हम, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव होंगे, राइट। तो इसका आंसर है 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए रिमूव, 3। 4 देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन विल बी। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटोन है, चार्ज बताओ देखो दोनों का। पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज QE, प्रोटोन का चार्ज QP, दोनों का चार्ज होता है E, मतलब सेम है, बट एक प्लस का एक माइनस का, इतनी फर्क है, वैल्यू अमाउंट वाइज कोई फर्क नहीं है, दोनों का चार्ज सेम होता है E, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, E आपको बोल दिया सेम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम होगा तो उसका मतलब जो फोर्स हम निकालेंगे, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दे दिया, तो फोर्स भी दोनों पर कैसा होगा, सेम होगा। फोर्स दोनों पर सेम आएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। अब हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, सपोज करें मुझे एक्सेलरेशन चाहिए A, तो A F इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, ma, तो A इक्वल्स टू क्या हुआ, A इक्वल्स टू होगा F/m। अब आपको पता है A इक्वल्स टू F/m होता है, A इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स आपने लिख दिया क्या है, सेम है, तो फोर्स अगर सेम है दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जो सेम है उसको हमने रेशियो में काम में नहीं लिया, क्योंकि वो तो सेम है, रेशियो लोगे कट भी जाएगा। अब आप देखो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन पहले है प्रोटॉन बाद में है, तो मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो मास इन्वर्स में है
तो एक्सेलेरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन, तो मास इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे आएगा और मास प्रोटॉन का ऊपर आएगा। तो रेशियो आया mp/me। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड, mp/me। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। सबने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, सबको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। कंफ्यूज बताओ ना बच्चा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a लिखते हैं हम, तो 2a में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कहते हैं डिस्टेंस डबल करनी है क्या, जो डिस्टेंस दी है, नहीं डिस्टेंस डबल नहीं करनी है। यहाँ पे व्हाट इज 2a, 2a इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस का Q, एक माइनस का Q। सो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, चाहे उसको 2a लिखो चाहे d लिखो, जो भी है। तो डायपोल मोमेंट अगर आपको चाहिए तो चार्ज इनटू डिस्टेंस लेना पड़ेगा। चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और डिस्टेंस आपको दे दी 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो E की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कैंसिल आप टोटल करें इसको तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ये ऑप्शन है सी, कूलम मीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। चार्ज इनटू डिस्टेंस तो कूलम मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो अगला, एंड डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन एक्ट्स ऑन इट ओनली फोर्स मोमेंट, ओनली फोर्स। यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब यहाँ पे इनका मतलब है टॉर्क से, ओनली टॉर्क एक्ट्स, ओनली फोर्स एक्ट्स, फोर्स एंड फोर्स मोमेंट मतलब टॉर्क अगेन, फोर्स एंड टॉर्क बोथ। ठीक है, और नो फोर्स और नो फोर्स मोमेंट, नो फोर्स मोमेंट मतलब अगेन टॉर्क। राइट, सो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है, डायपोल में डायपोल का केस पढ़ा है आपने, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, और हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स ऐसे लगेगा इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, बट ये दोनों फोर्स अलग अलग लाइन पर एक्ट होते हैं तो ये डायपोल को रोटेट कर देते हैं। तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से रोटेट होता है, दैट मीन्स इस पर क्या लगेगा, ओनली टॉर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, ओनली फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और ओनली टॉर्क। फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा इसका। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो, 2 point charges 9e and E are distance 16 centimeter. Where to put a new charge between them so that it remains in equilibrium? सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब पता होना चाहिए हमें। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब जो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम लेते हैं, देखो दो चार्जेस हैं, आपने पढ़ा होगा, ये केस सॉल्व भी किया होगा आपने, इसका फॉर्मूला भी याद किया होगा। तो फॉर्मूला आप याद करें, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इसका फॉर्मूला याद करो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। 9e एक चार्ज हो गया, E एक चार्ज हो गया दूसरा, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें चार्ज को कहाँ पुट करना चाहिए, जो चार्ज हम लेके आए उसको हम पुट कर देते हैं, चार्ज जो हम लेके आए उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं 9e से x डिस्टेंस पर। ये चार्ज है Q और इससे डिस्टेंस कितनी हो गई, x। तो बताओ अगर इससे डिस्टेंस x है तो इससे कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 16, इससे कितनी होगी x, तो इससे कितनी हो जाएगी 16 माइनस x। राइट, अब मुझे बताओ इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है, इस चार्ज पर Q पर, तो ये जो फोर्स लगाएगा 9e, ये एक फोर्स हो जाएगा इस पर, एक E लगाएगा फोर्स, ये भी इस पर फोर्स हो जाएगा। दोनों फोर्स अपोजिट तो हैं ही सही। सपोज करें 9e इसको रिपेल करता है ऐसे और E भी इसको रिपेल करता है ऐसे, दोनों का चार्ज, ये दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं, देखो प्लस 9e और प्लस E। तो अगर ये दोनों चार्ज रिपेल करेंगे, ठीक है, दोनों सिमिलर चार्ज हैं, या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों फोर्सेस हैं तो अपोजिट। अगर फोर्स आपका 1, ये ले लेता हूँ, 2 ये ले लेता हूँ, फर्स्ट चार्ज का फोर्स और सेकेंड चार्ज का फोर्स इस Q पर इक्वल हुआ तो अपोजिट तो यही, इक्वल अपोजिट फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो अपोजिट तो है ही, इक्वल हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ व्हाट इज फोर्स बिटवीन 9e एंड E, दैट विल बी K 9e
पहला चार्ज, दूसरा चार्ज हो गया Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, सपोज कि 9e से x, तो ये x² हो गया इक्वल टू K, इसका देखना सेकेंड फोर्स का K, चार्ज कितना E और जो हमने रखा वो है Q अपॉन कितनी डिस्टेंस होगी 16 माइनस x का डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। अब K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल हो गया, राइट। तो फिर अब E से E कैंसिल हो गया और अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो 9 का अंडर रूट हुआ 3, x का अंडर रूट x² का x, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर आएगा 16 माइनस x। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 3 48 माइनस 3x इक्वल्स टू x, ठीक है। तो 3x उधर ऐड कर देंगे तो 48 इक्वल्स टू 4x। अब आपको समझ में आ गया x कितना आया, x आ गया 48/4 मीन्स 12 सेंटीमीटर, राइट। अब ये 12 सेंटीमीटर आया x, तो ये कितना हुआ फिर, ये आपने आप निकालोगे 16 माइनस x क्या होगा 4। अब आंसर 9e से पूछें तो 12 और e से पूछें तो 4, बताओ देखो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। 9e से है 12 और e से पूछेंगे तो 4, तो 9e से 12 ये ठीक लग रहा है फर्स्ट सेकंड ऑप्शन। e से 4 है क्या हमारे पास, नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड। इस तरह से आपको करना है इसको, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो, अ प्लस माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ क्यूब, ये है आपका क्यूब, ठीक है। देन टोटल आउटपुट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू गॉस थ्योरम आपने पढ़ी है, सिग्मा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है, इसी को गॉस थ्योरम कहते हैं हम, यही गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है। फ्लक्स लिंक्ड विद एनी एनक्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज आपके पास क्या है, प्लस माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया, तो टोटल चार्ज निकालूंगा तो एक तो है प्लस Q, एक है माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस Q माइनस Q क्या हो जाता है 0, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, अगर किसी भी क्यूब में डायपोल रखा है तो टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला, रेडियस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बबल सोप है, ठीक है। बबल सोप में आप जानते हैं, एक बबल सोप में सरफेस टेंशन की वजह से एक्सिस प्रेशर होता है, वो होता है 40/R। फिर आप इसको चार्ज करोगे, चार्ज आप कैसा ही करो, प्लस का करो चाहे माइनस का करो, चार्ज होने से ये जो चार्ज सरफेस है, ये सरफेस जो टोटल बबल की सरफेस है, सरफेस का एक पर्टिकुलर पार्ट हम ले लें ये वाला अगर, तो इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है ना, तो बाकी नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो रिपेल करने से इसकी रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो तो भी इंक्रीज होगी, चाहे नेगेटिव हो तो भी इंक्रीज होगी। और इस चार्ज की वजह से या सिग्मा की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये होता है एक्सिस प्रेशर, ये होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से, इसी माइनस माइनस को रिपेल कर रहा है, इसी वजह से हमेशा चार्ज सरफेस करते ही रेडियस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका इंक्रीजेस। ध्यान रखना नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ऑलवेज इंक्रीज ही होगी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम पॉजिटिवली यूनिट चार्ज आयन प्रेजेंट इन एयर। अब चार्ज कैसा है, फिर अगेन हम लगा रहे हैं गॉस थ्योरम, सिग्मा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा टोटल मतलब Q इन, तो कितना चार्ज इनसाइड है, वो है इनसाइड चार्ज कितना है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम हुआ, और टोटल यही चार्ज है बस, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था आपसे, फ्लक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं ऑप्शन है क्या हमारे पास, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है, इजी है। अगला देखो, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर एंड 1 अपॉन आर। अब ये ध्यान रखें ग्राफ हमें किस में बनाना है, किस किस के बीच में ग्राफ बोला है। तो वैसे तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर 2k लैम्डा अपॉन आर। तो हमें बोला है ग्राफ E और 1 अपॉन आर के बीच में। तो पहली बात तो E और R में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का, ठीक है।
तो इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन ई एंड आर। तो अगर ग्राफ ई में और आर में पूछा होता तब तो ग्राफ आता इन्वर्स के अकॉर्डिंग हाइपरबोला। मैं दोनों बनाता हूँ ग्राफ, देखो ध्यान देना, ई और आर में पूछा होता अगर तो ग्राफ आता इस तरह से हाइपरबोला, इन्वर्स रिलेशन है इसलिए। बट हमें इस क्वेश्चन में पूछा है ग्राफ ई और 1/r में, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो ई एक क्वांटिटी हो गई, एक क्वांटिटी हो गई 1/r। ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता है कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन इसमें सी होगा। ये हाइपरबोला अगर ये आर होता तो ये गलत, आर होता ना तो ये सही होता, अभी ये गलत है, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। ग्राफ ध्यान रखें, आर में पूछा है 1/r में, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, किस में ग्राफ पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेस ए एंड बी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, क्या सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r² होता है, तो KQ/r² है, ठीक है। इसका मतलब हम दो स्फेयर लें तो दो स्फेयर के अकॉर्डिंग स्फेयर के अकॉर्डिंग क्या इंटेंसिटी जो डिपेंड करेगी वो Q पर और रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या दे रखा है इसमें, इसमें बोला है रेडियस A और B है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 की और सिग्मा 2 ये सेम है। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो ये आ गया Q1/एरिया होगा 4πA²। सिग्मा 2 चार्ज होगा सपोज करें Q2 और एरिया होगा उसका, क्योंकि रेडियस हो गई B तो ये 4πB²। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, ध्यान रखना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो आप देखोगे Q/रेडियस का स्क्वायर, Q/रेडियस का स्क्वायर, ये भी तो सेम है ना। तो हमें पता है इंटेंसिटी Q/रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो E1 और E2 का जो रेशियो निकालोगे ये आएगा Q1/A² और E2 के लिए आएगा B² ये Q2/B²। बट ये Q1/A² और Q1/A² और Q2/B², ये B² मैं सपोज करें यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। E1 के लिए क्या आया, E1 के लिए आया मेरे पास Q1/A² और E2 के लिए आया Q2/B²। तो आप देखो ये दोनों वैल्यू तो सेम है ना, तो इनको ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू कट के 1:1 रेशो आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बी। तो एक ऑप्शन ये है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, बट इसका इजी मेथड था, एक और फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेयर की उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है σ/2ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा पे डिपेंड करती है ओनली, ना चार्ज पर ना रेडियस पर, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। तो चार्ज और रेडियस की वजह से तो ये सिग्मा लेके आए। तो अगर ये फॉर्मूला याद है और आपको पता है कि सिग्मा सेम है, डेंसिटी सरफेस डेंसिटी सेम है, तो ई ये सेम है, ये तो कांस्टेंट ही हुआ, तो क्या होगा, ई तो हो गया कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस डेंसिटी सेम है। तो सरफेस डेंसिटी सेम है, इसका मतलब ई भी सेम है, और सेम ई कांस्टेंट क्या आप कह सकते हो, ई बिकॉज सिग्मा सेम है इसलिए ई सेम है फॉर बोथ स्फेयर्स। तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। इस फॉर्मूले से करना है, चाहे इस फॉर्मूले से करना है, हमें पता है इंटेंसिटी यहाँ पर 1:1 आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अब आपसे पूछा है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का, मैंने अभी इस एनर्जी डेंसिटी यू लिखा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 12ε0E², और सिग्मा की फॉर्म में लिखोगे तो σ²/2ε0, ठीक है। ये डेरिवेशन हमने किया है, सबने डेरिवेशन पढ़ा होगा, और ये फाइनली हम लेके आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ε0E², 12ε0E², तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल 200 वोल्ट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द वर्क डन टू कैरी 1 इलेक्ट्रॉन टू रीच देयर। एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी सबने पढ़ा है, W = होता है QV, ठीक है। तो QV होता है, तो कितना चार्ज लेके आए
हम लेके आए चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का, तो ई, और कहाँ रखे, जिस पॉइंट पे रखा उसका पोटेंशियल हमें लिखना होता है, पी पॉइंट का पोटेंशियल। तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल उस पॉइंट पे दे रखी है आपको 200, मतलब वर्क डन आएगा 200 ई, और ई की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन है ना, ई की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 200। 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻², ठीक है। 100 का मैंने 2 लिख दिया तो 2 ये कैंसिल होगा, 17 बचेगा। 2 इंटू 1.6 आंसर आ गया -3.2 इंटू 10⁻⁻17। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15th में, द टू स्फीयर हैव सेम पोटेंशियल देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज। अब इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए पूछ लिया और दोनों का पोटेंशियल कैसा दिया है, सेम दिया है, ठीक है। तो मुझे बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर स्फीयर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, राइट। इसमें दो स्फीयर दे रखे हैं, रेडियस दे रखी है R1 R2, ये देखो ऑप्शन में दे रखी है, रेडियस क्या है R1 R2 रेडियस दे रखी है, स्मॉल r1 स्मॉल r2। सो पोटेंशियल बोला है इसने सेम है, तो V1 हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा, तो मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल दोनों का सेम है, V1 V2। V1 की वैल्यू आएगी KQ1/R1 और V2 की वैल्यू आएगी KQ2/R2। K से K तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो Q1 और Q2 का रेशियो क्या मिला हमें, Q1 Q2 का रेशियो मिल गया R1/R2, ये मिला मुझे Q1 Q2 का रेशियो, ठीक है। अब मुझे Q1 Q2 का रेशियो मिल गया है, तो मुझे क्या पूछा है, सरफेस डेंसिटी पूछी है, तो σ1/σ2 पूछा है। σ1 का फॉर्मूला आएगा Q1/ एरिया होता है 4πr², तो r1², और σ2 के लिए आएगा, σ2 के लिए वो आ जाएगा Q2 अपॉन में था वो यहाँ लिख देंगे 4πr², ठीक है। तो 4π से 4π कैंसिल, Q1/Q2 का रेशियो कितना आया, वो था R1/R2, और यहाँ ऑलरेडी अगर रेडियस की बात करूँ तो R2² ये रहा, R1² ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं कैंसिल करूँ तो क्या होगा, R1 से R1 कैंसिल होगा, R2 से R2 कैंसिल होगा, तो ओवरऑल स्क्वायर था तो यहाँ बचेगा R2/R1। तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो जो मिला वो है R2/R1, ठीक है। डेंसिटी वाले ऑप्शन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है या सेम नहीं है उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप देखेंगे कि सेम जो दे रखा है उसको एक बार आप इक्वेट करके सेम करके उससे जो रिलेशन निकलता है वो निकालें, और उसको जो आपसे क्वांटिटी पूछी है उसके रेशियो में आप उसका यूज़ करें, ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज 0, देन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट फील्ड विल चेंज इन डिस्टेंस विल बी। तो ऐसी प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब ऐसी प्लेस कहाँ होती है, आपको पता है, सॉलिड होलोस्फेयर के इनसाइड। होलोस्फेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनसाइड जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये आपको पता है, तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, ठीक है। E इक्वल्स टू आपने पढ़ा है वैसे भी -dV/dr, -dV/dr है, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या है, 0 है, तो 0 है तो क्या होगा, E अगर 0 है तो इट मीन्स dV भी 0 है, और dV क्या है, dV मतलब V में चेंज, तो dV क्या होता है, V2 - V1, तो ये V2 इक्वल्स टू V1 आएगा। पहला पॉइंट हो चाहे दूसरा पॉइंट हो, वोल्टेज हमेशा, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर है, कैलकुलेट वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर, ठीक है। तो चार्ज क्यू प्लेस्ड कहाँ पर है, सेंटर पे है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेट वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन तो ये आएगी, ये है फोर्स, ठीक है। तो इसी चार्ज का वर्क डन पूछा है, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है सर्कुलर पाथ पर वो होती है अलोंग द टेंजेंट। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है डायग्राम में, वो है 90।
तो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है एफ डी कॉस थीटा होता है। थीटा आपको पता है यहाँ पे 90 आ गया, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा 90 होगा। तो 90 का डिस्प्लेसमेंट 90 अगर कहीं आ गया तो वो 0 होता है कॉस 90, तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा। और वर्क डन चाहे एफ डी कॉस थीटा लिखें, चाहे हम इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस थीटा लिखें, ठीक है, तो आपका कॉस थीटा 90 के होने की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट 0। नाउ नेक्स्ट, a surface of charged hollow sphere radius 2 meter potential is 500 volt, then find potential at point whose distance is 1.5 meter, ठीक है। तो रेडियस कितनी है 2 मीटर है। रेडियस कितनी है ध्यान देना, होलो स्फीयर की रेडियस है 2 मीटर, हमसे पोटेंशियल कहाँ पूछा है 1.5 मीटर, मतलब रेडियस से कम डिस्टेंस पर। अब आप सपोज करो ये है आपका होलो स्फीयर, इसकी रेडियस मतलब कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर, हमसे पूछा है 1.5 मीटर पर, मतलब अंदर ही पूछा है, ठीक है। अब आपको पता है कौन सा स्फीयर है होलो स्फीयर, होलो स्फीयर में इनसाइड ई क्या होता है 0 होता है, तो वी क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, ठीक है। अंदर कहीं भी ले लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और वो कितना होगा, वो सरफेस पे जितना होता है उतना ही पोटेंशियल होता है इनसाइड। तो इनसाइड कांस्टेंट होता है और सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है, चाहे हम सेंटर पे निकालें तो भी सरफेस का जो पोटेंशियल होगा उसके इक्वल आएगा। 1.5 पे निकालो, 1 पे निकालो, 0.5 पे निकालो, चाहे सेंटर पे निकालो, सब जगह v कांस्टेंट होगा और सरफेस के बराबर आएगा। और सरफेस का पोटेंशियल कितना है 500, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 500। 1.5 पे पूछें चाहे 1 पे या 0.5 पे या सेंटर पे रहेगा 500, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं यहाँ पर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, सो दे आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ बिग ड्रॉप, देन पोटेंशियल ड्रॉप, बिग ड्रॉप इज हाउ मच टाइम पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। तो टोटल ड्रॉप्स कितनी है 1000 है। तो क्या आपको पता है इसका पोटेंशियल का रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप एंड बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप के पोटेंशियल में और स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखते हैं हम क्या रिलेशन है। तो स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल होगा के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल होगा के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। तो क्या हम कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, आपको पता है जब बिग ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप्स, बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये मिलकर बनाती हैं एक बड़ी ड्रॉप, ठीक है। तो छोटी ड्रॉप पर चार्ज क्यू कितनी ड्रॉप्स है n, तो बड़ी ड्रॉप पर चार्ज हो जाता है कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी एन क्यू, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो 400 में पता लग गया क्या होता है एन क्यू होगा, सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, 1000 ड्रॉप्स को ज्वाइन किया हमने, कंबाइन किया, तो टोटल चार्ज हो जाएगा n इंटू क्यू, मतलब 1000 इंटू क्यू, ठीक है। दूसरी रेडियस की बात करें तो आपको पता है इसमें वॉल्यूम भी कंबाइन होने से, कॉम्बिनेशन से वॉल्यूम भी क्या रहता है कांस्टेंट होता है। तो n ड्रॉप्स थी, उनका वॉल्यूम यह हो गया, बड़ी ड्रॉप बन गई, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम देखें तो n आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब आएगा। तो मैं अगर क्यूब रूट ले लूँ यहाँ से तो n की पावर 1/3 r इक्वल्स टू कैपिटल आर आ जाएगा। तो कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं n की पावर 1/3 इंटू आर, तो यहाँ पे रख दिया, देखो मैं n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, सॉरी हाँ इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब स्मॉल का पोटेंशियल जो होता है के क्यू अपॉन आर, वो हमारे पास है यहाँ पर, स्मॉल चार्ज का पोटेंशियल है के, है ना, फिर ये क्यू और आर, इसकी जगह हम क्या रख देंगे स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। तो वी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, वी बी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये n है, n की पावर 1 और ये नीचे 1/3 है, इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Vs, तो 1 माइनस 1/3 क्या होगा 2/3, तो n की पावर 2/3 इंटू Vs होता है। सो रिलेशन बिटवीन बिग ड्रॉप एंड स्मॉल ड्रॉप इक्वल्स टू n की पावर 2/3 इंटू Vs। अब n कितना है यहाँ पर, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल चाहिए, n की वैल्यू है 1000 का क्या निकालना है 2/3 एंड Vs। तो 1000 किसका क्यूब होता है बच्चों, 1000 होता है 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब होता है
और ये क्यूब रूट निकालेंगे तो 10 बचेगा, तो 10 की पावर 2 हो गया इंटू Vs, और 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100 टाइम्स ऑफ Vs। तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल के 100 टाइम्स आएगा, ठीक है, और n की पावर 2/3 टाइम्स आएगा, ये भी कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो अगला, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो है 4πε0 r। तो कंडक्टर की प्रोपोर्शनल टू r होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जितना स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस में ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखो, रेडियाई रेशियो ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर 1:2, द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। अभी हमने पढ़ा कैपेसिटेंस क्या होता है रेडियस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस का रेशियो, तो C प्रोपोर्शनल टू R हमने पढ़ा, तो क्या होगा C1/C2, इट विल बी R1/R2, तो ये रेशियो आएगा 1/2, ठीक है। सेम रेशियो जो रेडियस का रेशियो है वो ही कैपेसिटेंस का रेशियो रहेगा, वही सेम रेशियो आपका कैपेसिटेंस का रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो, 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंबाइंड फॉर्म अ बिग ड्रॉप, देन कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप एज कंपेयर टू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर वही रेडियस की बात करें, अब रेडियस की बात हमने पढ़ लिया, 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, दे आर कंबाइंड ए स्मॉल ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस CB प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है। तो CB अपॉन स्मॉल का कैपेसिटेंस CS होगा, CB मतलब उसकी रेडियस R आएगी, स्मॉल की रेडियस स्मॉल r होगी, तो कैपेसिटेंस ऑफ जो है बिग ड्रॉप का ये निकाल लिया हमने, रेशियो बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस अपॉन स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस। अब R की वैल्यू हमें पता है, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो हमने पढ़ा n, यहाँ पे था स्मॉल r क्यूब और ये कैपिटल R क्यूब, ठीक है, ये रिलेशन पढ़ा था हमने। तो R/R की वैल्यू यहाँ से निकालें अगर हम, ये तो याद आ गया, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब, बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो 4/3 पाई कैंसिल कर दो, ये रिलेशन आ गया। तो n की हम बात करें, R क्यूब अपॉन R क्यूब की बात करते हैं, चलो R क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब की बात करें तो इसकी वैल्यू n होती है, इसका मतलब R/R की वैल्यू क्या होगी, n की पावर 1/3, ये हम रख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो CB इक्वल्स टू क्या होगा, n की पावर 1/3 इंटू CS, तो n की पावर 1/3 कितना हुआ, n की पावर n कितना दिया 8 का क्यूब रूट हम निकाल लेते हैं, वो आ जाता है 2 आता है 8 का क्यूब रूट, तो कितना टाइम्स आया 2 टाइम्स, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ चार्ज Q इज W दे रखा है आपको, ये इज W, ठीक है, ये आपका W दे रखा है। इफ चार्ज बिकम्स डबल देन एनर्जी स्टोर्ड इज, किसी कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो एनर्जी का फॉर्मूला किसी कैपेसिटर में, कैपेसिटर दे रखा है, चार्ज डबल किया उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी पूछा है, तो किसी कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वो है 1/2 CV², ठीक है भाई। दूसरा हमने पढ़ा है 1/2 CV की बात कर रहे हैं हम, तो V तो हमें पता नहीं है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है हमने 1/2 CV की जगह Q लिख दोगे तो QV आ जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा है 1/2 Q²/C, और ये आपको दे रखा है W, इनिशियल ये दे रखा है। अब हमें W' निकालना है, तो W' कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चार्ज वाला, तो ये थर्ड फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो ये आएगा 1/2 Q' आएगा, नया चार्ज Q' का स्क्वायर अपॉन C'। अब आपको बोला है कि एनर्जी क्या है उसकी, चार्ज के हमने क्या कर दिया, चार्ज बिकम्स डबल, तो चार्ज को हमने डबल कर दिया, ठीक है। तो चार्ज को डबल कर देंगे तो उसकी एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये पूछा है, ठीक है। तो एनर्जी चार्ज आपने डबल कर दिया 1/2 Q' क्या पुट करोगे 2Q का स्क्वायर, और कैपेसिटर के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है तो कैपेसिटी कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, कुछ गिवन नहीं कैपेसिटी के लिए। तो चार्ज को डबल कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर आ गया 4, फिर ये आ गया Q² अपॉन C,
ठीक है। और हमें पता है कि जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पहले वाला डब्ल्यू, तो ये रहा हाफ है ना, ये क्यू स्क्वायर अपॉन सी की जगह हम डब्ल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4W, 4 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी। पहले एनर्जी थी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, अब हो जाएगी 4 हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, मतलब 4W। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, राइट। नेक्स्ट देखो, एज शोन इन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ये जो पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है आपसे, ठीक है। तो आप देखो इसमें ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में इस तरह का कनेक्शन किया। हमें पता है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन 2 टाइप का होता है, सीरीज का और पैरेलल का। सीरीज में अपोजिट चार्ज वाली प्लेट आपस में जुड़ी होती है, पैरेलल में सेम चार्ज वाली प्लेट आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर सी पर सपोज करें पी पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिला, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिला, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिला, और क्यू पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इसको मिल जाएगा, नेगेटिव इसको मिल जाएगा, नेगेटिव इसको ही मिल जाएगा। तो टोटल कितने कैपेसिटर हैं, 3 हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, अब देख लो प्लस प्लस ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। हमें यहाँ पे डायग्राम को समझ नहीं आ रहा है सीरीज है कि पैरेलल है। अगर प्लेट की नेचर की बात करें तो कौन सी प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, सेम चार्ज वाली कि अपोजिट चार्ज वाली। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस एक साथ जुड़ी है, प्लस प्लस एक साथ जुड़ी है, मतलब सेम चार्ज वाली प्लेट आपस में जुड़ी है, इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर भी आप इसको रीड्रॉ भी कर सकते हो। देखो प्लेट्स का नंबर डालें 1 2 3 4 5 6, कितनी प्लेट्स हैं टोटल, 6 प्लेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैंने प्लेट्स का नंबर डाला और उसको मैं रीड्रॉ करना चाहूँ तो मैं रीड्रॉ कर सकता हूँ। कौन कौन सी प्लेट पी से जुड़ी हुई है, 1 वायर ये रहा, तो कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है 1, फिर जुड़ी हुई है 4, फिर जुड़ी हुई है 5, और कौन सी प्लेट क्यू से जुड़ी हुई है वो है 1 के साथ 2, 4 के साथ 3 और 5 के साथ 6। ये 3 प्लेटें तो जुड़ी हुई है पी से, ये पॉइंट हो गया पी, और ये 3 प्लेटें जुड़ी हुई है क्यू से। तो बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल। पैरेलल में आपको पता है C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं कैपेसिटर केस में, तो C इक्विवेलेंट हमें निकालना है। हमारे पास है 3 कैपेसिटर, तीनों की कैपेसिटी कितनी है, इसकी 1 इसकी 1 इसकी 1, तीनों की 1 1 है, तो 1 1 1 टोटल आंसर क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, a cell of 2.1 volt provides 2 ampere current and this current passes through 10 ohm resistance. The internal resistance of the cell is, अब सिंपल सर्किट है, आपको पता है सेल का ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ये होती है बैटरी, बैटरी का होता है EMF, फिर होता है बैटरी के साथ जो रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये होता है स्मॉल r। E की वैल्यू है हमारे पास 2.1 और ये करंट जो प्रोवाइड कर रहा है वो है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे जो करंट हमें दिया है 2, I का जो फॉर्मूला होता है ये होता है E अपॉन R प्लस R। इस फॉर्मूले से हम स्मॉल r निकाल सकते हैं। I की वैल्यू 2 दे दी है, E की वैल्यू 2.1, R की वैल्यू 10, स्मॉल r हमें पता नहीं है, तो ये तो निकालना है, ये तो हम निकाल सकते हैं स्मॉल r में पता नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 20 प्लस 2r, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2.1, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2r की वैल्यू चाहिए हमें, तो 20 प्लस 2r, ठीक है। 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है यहाँ पर, तो 20 प्लस 2r इक्वल्स टू 2.1। तो अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2r की वैल्यू और फिर हम निकालेंगे r की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया I इक्वल्स टू R प्लस R, स्मॉल r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है हमें 2.1 अपॉन 10.2 होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है करंट आपका 0.2 एम्पियर है ना कि 2, एक मिस्टेक थी, वही कैलकुलेशन नहीं हो रही यहाँ पर,
इट्स प्रोवाइड्स 0.2 एम्पियर, तो ये आएगा 0.2, तो यहाँ पर भी आ गया 0.2, ठीक है। तो 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखो, वही कैलकुलेशन नहीं होती इसलिए कि पॉइंट था यहाँ पर 0.2 इंटू 10 तो ये हो गया 2, 0.2 इंटू आर तो ये हो गया 0.2 आर, इक्वल्स टू हो गया 2.1, ठीक है। तो 0.2 आर इक्वल्स टू क्या होगा, 0.2 आर इक्वल्स टू होगा 2.1 माइनस 2, तो 0.2 आर इक्वल्स टू क्या हो गया 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आर की वैल्यू आ गई 1/2, आर की वैल्यू आ गई 1/2, आर की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, ठीक है। यहां से हमने कैंसिल किया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, आर इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, तो 1/2 मतलब कितना होगा 0.5 ओम, ठीक है, ये था। नाउ नेक्स्ट देखो, व्हेन वायर विच इज कनेक्टेड टू बैटरी इज हीटेड, व्हेन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी गर्म होने के बाद भी। बैटरी से कनेक्टेड वायर को हीट कर रहे हैं हम, ठीक है, व्हेन वायर विच इज कनेक्टेड टू बैटरी इज हीटेड, बैटरी से कनेक्टेड वायर है, करंट पास होती है, वो अपने आप हीट हो जाएगा, अपने आप उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है वो देखो। अब जब वायर हीट होगा तो पहली क्वांटिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट की वेलोसिटी है वो है, सेकेंड है रेजिस्टिविटी, थर्ड है रेजिस्टेंस, और फोर्थ है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप बताओ वायर जब हीट होता है तो ठीक है वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जितना गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बढ़ेगी सी, तो स्पीड को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में हम पढ़ चुके हैं रिलेशन, आर इक्वल्स टू होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो कंडक्टर के लिए, वायर मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टिंग वायर का या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टिविटी रो वो भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन हमने R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में पढ़ा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ती है, सब चीज़ें बढ़ जाती है। एक क्वांटिटी जो नहीं बढ़ेगी वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये टेम्परेचर के साथ नहीं बढ़ेंगे, किसमें, कंडक्टर में। ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर में, गर्म करोगे बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ऐसा होता है सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं सेमीकंडक्टर, बट यहाँ पर वायर दे रखा है, वायर होता है कंडक्टर, उसके लिए क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, फिगर शोज VI ग्राफ एट डिफरेंट टेम्परेचर देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब ये ग्राफ अगर VI का है और ग्राफ जो दे रखा है उसमें आपको ग्राफ दे रखा है IV का, तो I और V के बीच में ग्राफ दे रखा है, यहाँ लिख दिया VI। फिर चलो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, IV ग्राफ है, तो IV ग्राफ का जो स्लोप है, VI ग्राफ का स्लोप तो होता है R, IV ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा 1/R, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा 1/ स्लोप, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ IV दे रखा है, ठीक है। अब किसका स्लोप ज़्यादा है, 1 का कि 2 का, 1 का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, 1 का स्लोप ज़्यादा है। तो 1 का अगर स्लोप ज़्यादा है, स्लोप मतलब आपको पता है tan थीटा होता है, तो थीटा ज़्यादा है इसका मतलब tan थीटा ज़्यादा है, तो स्लोप अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब R1 जो है वो R2 से कम है, बिकॉज रेजिस्टेंस इस ग्राफ का स्लोप का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका आपका स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक। अब R1 अगर R2 से कम है तो हमें बात पूछिए टेम्परेचर की, R1 के लिए टेम्परेचर T1 है, R2 के लिए टेम्परेचर T2 है। अब बिकॉज आपको पता है R1 कम है और R2 ज़्यादा है, तो R2 ज़्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया होगा तभी तो R2 बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब T2 जो होगा वो T1 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, इसलिए हम कहेंगे इसका ऑप्शन है करेक्ट सी। टेम्परेचर T2 ज़्यादा है इसलिए R2 ज़्यादा है, हमें तो R का कंपैरिजन आना चाहिए, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C,
अब ये हमने अभी कैपेसिटर में किया था सेम पैटर्न का, बट ये रेजिस्टेंस में दे दिया। तो ये तीनों आपको पता है पैरेलल में है, और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो इस कैपेसिटर में तो क्या था, C1 C2 प्लस C3 हमने कर दिया। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकलेगा 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तब निकलता है, तब हमें मिलता है क्या, 1/R इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो 1/R इक्विवेलेंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर सबका रेजिस्टेंस 1 है, 1 + 1 + 1, तो 1/R इक्विवेलेंट 3 आएगा, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। कैपेसिटेंस में आंसर 3 आता है और रेजिस्टेंस में आंसर 1/3 आएगा, क्योंकि उसके इक्विवेलेंट का रिलेशन अलग अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें, आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जो होती है ये होती है म्यू, और इसकी डेफिनेशन या इसका जो रिलेशन है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इक्वल्स टू होता है VD/E, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें तो म्यू इक्वल्स टू होगा VD/E। उसके अकॉर्डिंग VD का फॉर्मूला क्या हुआ, VD इक्वल्स टू होगा μE, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि VD प्रोपोर्शनल टू E होता है, राइट। तो ये फर्स्ट रिलेशन आया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखो अगला, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बेस्ड अपॉन। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ होता है करंट लॉ, और करंट जंक्शन पे बोला है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट सेम होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको करंट सेम होता है, आने वाला उतना ही करंट आएगा जितना करंट जाता है, जितना करंट आता है उतना ही जाता है, तो उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और सेकंड लॉ बोला गया है कि किसी भी लूप में नेट वोल्टेज, किसी भी लूप का जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज में EMF होगा चाहे पोटेंशियल ड्रॉप, वो भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, तो इसका सेकंड आएगा। सेकंड लॉ एनर्जी पर बेस्ड है और फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है।